अच्छा, मुझे एक बात बताओ। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों को अपनी बात बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए। साधारण परिप्रेक्ष्य में तो ये एक अलग चीज हो जाती है, पर जब हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं या फिर किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार, आप इस पोजीशन पर हो, इस पोजीशन पर बैठकर ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। राइट? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर बात का एक बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है। वो कुछ भी बोले, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो उनकी बात को एज इट इज मानेंगे, अमल करेंगे, और उल्टा कई ऐसे होंगे जो बिना सोचे समझे उस पर कोई ना कोई एक्शन भी ले लेंगे। राइट? कई बार ऐसा होता है कि वो एक ऐसे विवादास्पद बयान दे देते हैं जिसकी वजह से कई बार उनको कोर्ट में जाना पड़ जाता है, लीगल प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ जाता है, या फिर जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, लेकिन क्या इसका मतलब यह भी है कि इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, जो हमें आर्टिकल 19(1)(a प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए? क्या कुछ एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ योर पोजीशन इन द सोसाइटी भी होने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक मामला हुआ था काफी पहले, बुलंदशहर रेप केस हुआ था, आपने शायद सुना हो, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जहां पर आजम खान का यह बयान था कि दिस इज मेयरली अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी एंड नथिंग एल्स। नाउ, ऑल्दो ये बयान कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कुछ नुकसान हो रहा हो, लेकिन इस बयान की वजह से जघन्य अपराध, ये हीनियस ऑफेंस भी लिटिल हो गया। इस ऑफेंस की जो ग्रेविटी है वो इस बयान ने अपने आप में अंडरमाइन कर दी, कम कर दी। यस, इन्होंने अगर ये कहा कि भाई ये रेप वगैरह कुछ नहीं है, देखो पॉलिटिकल पार्टीज की साजिश है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तो उस महिला के परिजन और समाज में लोगों के मन में जो सुरक्षा की भावना है उसको तो आहत हुआ ना। ये सभी बयान भले किसी पॉलिटिकल लीडर से आए, भले किसी सेलिब्रिटी से आए, क्या इनके ऊपर एक चेक, एक बैलेंस होना जरूरी है? यह सवाल डिसाइड करने के लिए एक केस हुआ था, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, एंड बहुत 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 ज्यादा लंबे डेलिब्रेशन के बाद एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया है। ये जजमेंट इतना लैंडमार्क है कि मतलब ये आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में बेहद यूजफुल होने वाला है। नाउ, the point was कि initially when article 19 was used in several cases, तब हमने article 19 को enforce करने की बात कही थी सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट। स्टेट के विरुद्ध article 19 को enforce किया जा सकता है। राइट? देन वी केम टू अ पॉइंट जहां स्टेट के साथ हमने जोड़ दिया स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटालिटीज, उनके विरुद्ध भी किया जा सकता है। अब यहां सवाल आया कि भाई, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी किया जा सकता है क्या? इस केस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, क्या स्कोप एंड एम्बिट है, क्या प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट किया जा सकता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपने आप में बिकेम अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन इन दिस एंटायर केस, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस केस अ वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर योर एनी एग्जामिनेशन और योर इंटरव्यूज। राइट? केस का नाम याद रखिएगा, इट्स कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर। नाउ, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस दैट वर फ्रेम्ड, तो इस केस में 5 सवाल जो है फ्रेम किए गए थे टू बी आंसर्ड बाय सेवरल जजेस। अच्छा, इसमें भी जो डिसीजन आया था ना, वो 4:1 का ही डिसीजन था, जैसा हम लोगों ने एक आध पिछले वीडियो में भी देखा। 4:1 सेम बेंच थी, एंड डिसेंटिंग जज भी सेम ही थे। जस्टिस ऑनरेबल मैडम जस्टिस बीवी नागरत्ना थी जिन्होंने डिसेंट किया था इस केस में भी। पर पहले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखने के बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर पर नहीं जाएंगे, 2 मेजर पॉइंटर्स मैंने जजमेंट से निकाल करके स्लाइड में ऐड किए हैं, तो उन छोटे छोटे 2 पैराग्राफ्स को हम पढ़ेंगे, एंड देन विल रीच द dissent. Now, are the grounds specified in Article 19(2) in relation to which reasonable restrictions on the right of free speech can be imposed by the law exhaustive? Are the grounds in Article 19(2) exhaustive, or restrictions can be imposed on grounds not found in Article 19(2)? तो पहला वाला जो आपका यहां पर सवाल बना वो है
कि क्या आर्टिकल 19(2) जो है वो एग्जॉस्टिव है, क्या आर्टिकल 19(2) में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उसके अलावा भी किसी ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है। इट कुड बी एनी ग्राउंड, राइट? किसी और लॉ से हम लेकर के आ जाएं, किसी सामाजिक परिस्थिति से हम लेकर के आ जाएं, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि पॉलिटिकल लीडर्स या सेलिब्रिटीज, क्या उनके ऊपर अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शंस लगाना उचित है? नाउ, कैन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी क्लेम्ड अदर देन द स्टेट और इट्स इंस्ट्रूमेंटालिटीज? 19 और 21 में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या ये सिर्फ स्टेट और उसकी इंस्ट्रूमेंटालिटीज पर ही लागू होंगे या प्राइवेट पार्टीज एंड इंडिविजुअल्स के ऊपर भी इनको लागू करना चाहिए? दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। देन, whether the state is under duty to affirmatively protect the rights of a citizen under 21 even against a threat to the liberty of a citizen by the act or omission of another citizen or private agency becomes a very important question. क्यों? क्योंकि क्या ऐसा है कि स्टेट को आर्टिकल 19 और 21 के जो राइट्स हैं या आर्टिकल 21 के जो राइट्स हैं उन्हें अफर्मेटिवली प्रोटेक्ट करना, आगे बढ़कर के प्रोटेक्ट करना है, भले ही इससे किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को आहत हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हम लोगों ने केस देखा, तो एवरीबॉडी हैज द राइट टू स्पीक देयर ओपिनियन अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओपिनियंस के ऊपर आप किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, अनलेस एंड अनटिल इट्स हिट बाय 19(2) आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। बट अगर कोई व्यक्ति है जो अपना ओपिनियन दे रहा है एंड इट्स नॉट हिट बाय 19(2) बट उस ओपिनियन से कोई और आहत हो रहा है जनरली, तो क्या स्टेट की ये ड्यूटी है, क्या स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि उस आहत व्यक्ति के अधिकारों का भी संरक्षण किया जाए? नाउ, पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कैन अ स्टेटमेंट मेड बाय अ मिनिस्टर traceable to any affairs of the state for protecting the government be attributed vicariously to the government? अगर कोई मंत्री महोदय कोई चीज कहते हैं तो क्या, अगर वो स्टेट के एक्शंस के साथ ट्रेस बैक किया जा सकता है, तो क्या स्टेट को भी हम वाइकेरियसली लायबल कह सकते हैं? क्या गवर्नमेंट को भी हम वाइकेरियसली लायबल कह सकते हैं? क्या उस पार्टी को हम वाइकेरियसली लायबल कह सकते हैं? वाइकेरियसली मतलब भाई मैंने किया, मेरी गलती, ये भी भुगतेंगे, मैं भी भुगतूंगा, राइट? वाइकेरियस में हमेशा जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है। दिस इज समथिंग जो टॉर्ट्स का प्रिंसिपल है, बट हम लोग जनरली भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ, whether a statement by a minister inconsistent with the rights of a citizen under part 3 constitute a violation of such constitutional right and is actionable as constitutional tort? Now this is one very major factor. कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट, भाई सुना था ये शब्द पहले। इस जजमेंट में बात किया गया कि क्या कोई मंत्री महोदय अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को आहत कर सकता है, इन्फ्रिंज कर सकता है, तो इसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं? अगर इस व्यक्ति ने उसका मिसयूज किया है या अब्यूज किया है, ऐसा कुछ भी किया है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है इसने कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट किया है और उसके लिए उसको सजा दी जाए? क्योंकि मानते हैं आपके पास फ्रीडम है, सामने वाले के पास भी फ्रीडम है, आपका फ्रीडम उस पर इन्फ्रिंज कर रहा है, हालांकि 19(2) से हिट नहीं है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट बोल करके क्या हम इनको किसी तरीके की सजा दे सकते हैं? क्या हम इनसे कोई कॉम्पनसेशन दिलवा सकते हैं सामने वाली पार्टी को? ये 5 सवाल थे। अब इन 5 सवालों से ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कितना बड़ा ये जजमेंट होने वाला है, राइट? इस केस में जब फाइनली डिस्कशंस हुए थे तो मैं 2 पैराग्राफ्स लेकर के आया हूं। कॉन्स्टिट्यूशन पिछले वाले पैराग्राफ का पार्ट था। नाउ, the original thinking of this court that these rights can be enforced only against the state changed over a period of time. The transformation was from state to authorities to instrumentalities of the state to agency of the government to impregnation with governmental character to enjoyment of monopoly status conferred by the state to deep and pervasive control and to the nature of the duties functions performed. ठीक है, तो मतलब इसी जजमेंट में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई देखो, जो भी हमारा स्टेटमेंट हुआ करता था, जो भी हम कहते थे कि भाई स्टेट के ही अगेंस्ट 19 को 21 को हम इन्फोर्स करेंगे, फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी एनफोर्स अगेंस्ट द स्टेट, ये धीरे धीरे समय के साथ बदला ही है, बहुत सारे मामलों में बदला है।
स्टेट के बाद हम अथॉरिटीज पे आए, इंस्ट्रूमेंटालिटीज ऑफ द स्टेट पे आए, गवर्नमेंट की एजेंसीज पर आए, वगैरह वगैरह। हमने बहुत सारी यहां पर जो चीजें लिखी, एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इंप्रेग्नेशन विद गवर्नमेंट कैरेक्टर वगैरह, इन सबको भी हमने इंक्लूड करना शुरू किया बाय वर्च्यू ऑफ वन केस और द अदर। बट we would answer question number 2 as follows: a fundamental right under article 19 or 21 can be enforced. It can be enforced even against persons other than the state or its instrumentalities. This is the, I believe, the first and the biggest decision that has come in the year 2023 or in 2022. फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहुत सारे डिसीजंस आते रहते हैं, समय समय पर आते रहते हैं, और वो लैंडमार्क जजमेंट्स बन जाते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। बट इस टाइप का इंटरप्रिटेशन हमें अक्सर देखने को नहीं मिलता। प्राइवेट पर्संस के अगेंस्ट भी अब हम 19 और 21 को एनफोर्स कर सकेंगे, ऐसा कहा गया है इस जजमेंट में। एंड that is a second part of the judgment. The grounds lined up in article 19(2) for restricting the right to free speech are exhaustive. Under the guise of invoking other fundamental rights or under the guise of two fundamental rights staking a competing claim against each other, additional restrictions not found in article 19(2) cannot be imposed on the exercise of the right conferred by 19(1)(a). सिंपल सी जो बात है, वापस आते हैं इन्हीं सवालों पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर किया गया कि भाई देखो, प्राइवेट पर्संस के अगेंस्ट किया जा सकता है, यस। फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर ये किया गया है कि भाई ये एग्जॉस्टिव है पूरे तरीके से। 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिए हैं उनको हम इंपोज नहीं कर सकते, हम कहीं और से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं ला सकते। जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति मिनिस्टर है, जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति सेलिब्रिटी है, जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है, हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, ऐसा कोर्ट का मानना था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मैं एक छोटा सा डिस्कशन करता हूं, आपको क्या लगता है आप भी बताइएगा इसके बारे में। मिनिस्टर ने जो कहा, इफ इट इज ट्रेसेबल टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट कैन द स्टेट बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल। इसमें भी बेसिकली एक डिसेंट भी था, बट मेजॉरिटी का यही कहना था कि यार देखो, मोस्टली अगर स्टेट का स्टैंड क्लियर है और मिनिस्टर का स्टैंड कुछ और है तो हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते, एंड अगर किया जा सकता है तो हम उसको वाइकेरियसली लायबल ठहरा देंगे। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। अगर कोई मिनिस्टर हैं जो कि स्टेट के एक्शंस से कोरोबोरेटिव, उससे मिलता जुलता, उसके संदर्भ में कोई बयान देते हैं जो विवादास्पद हो जाता है, तो हम स्टेट को भी उसकी जिम्मेदारी देंगे। एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, whether state is under a duty affirmatively protect the rights under article 21. This is answered together, as in कि भाई भले ही 2 फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट 1 फंडामेंटल राइट्स, वी डोंट केयर। 5 फंडामेंटल राइट्स आपके इंपैक्ट हो रहे हैं अगेंस्ट 1 फंडामेंटल राइट। अगर आर्टिकल 19(2) उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है तो हम एक्टिवली किसी को प्रोटेक्ट करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे, इसके ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जिसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। एंड नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, क्या हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट घोषित कर सकते हैं? अगेन डिसेंडिंग ओपिनियन, करा जा भी सकता है, नहीं भी करा जा सकता है। अच्छा, इसके ऊपर डिस्कशंस बहुत लंबे चले थे, इसके ऊपर यदि संभव होता है तो हम एक नया वीडियो ऑल टुगेदर लेकर के आ जाएंगे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट क्या है, किन परिस्थितियों में किया जा सकता है और किस में नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक बना लेगा। ठीक है, अब आप ये समझो, एक सिंगल जजमेंट से आपको कितने क्वेश्चंस मिल गए आपके एग्जाम के लिए। पहला, कौन सा केस था, दूसरा, बेंच में कौन कौन थे, तीसरा, क्वेश्चंस में 1, 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी, चौथा, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट क्या होता है, प्राइवेट पर्सन को किया जा सकता है या नहीं, ये सारी की सारी चीजें। एंड नाउ वी कम टू द डिसेंट ऑफ ऑनरेबल मैडम जस्टिस बीवी नागरत्ना। इन्होंने इस मामले में भी अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया जो कि एंटायरली डिसेंटिंग था भी नहीं। राइट,
एंटायरली डिसेंटिंग नहीं था, मतलब उनका डिसेंट जरूर था बट थोड़ा ही अलग था मेजॉरिटी के डिसीजन से। तो इनका भी ये कहना था कि भाई एक्स्ट्रा चीजें जो है मतलब एग्जॉस्टिव वो है, राइट। लेकिन साथ ही साथ इनका ये कहना था कि अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें लायबल तो ठहराना चाहिए, राइट। सेकेंडली, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके लिए भी इनका कहना था कि नहीं होना चाहिए, राइट। सो डिसेंटिंग ओपिनियन के साथ चीज ये है कि डिसेंटिंग ओपिनियन की वैल्यू हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है। डिसेंटिंग ओपिनियन के अपने आप में कोई परसुएसिव या फिर कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती, बट जो 3-4 पॉइंटर्स हमने देखे, एक डिसेंटिंग ओपिनियन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंश्योर करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को दिखाता है, नो वॉइस इज साइलेंस जिसके बारे में बताता है, एंड एक डिसेंट एक आधार बनाता है जिसके बेसिस पर फर्दर डेवलपमेंट्स इन लॉ हो सकते हैं। सो ये डिसेंट भी अपने आप में कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी हो जाता है। कई केसेस ऐसे होंगे जिसमें डिसेंट भी कोट किया जाएगा बट इट वुड नॉट हैव मच ऑफ अ वैल्यू देयर। इन कंक्लूजन, ऐसा हो सकता है कि आपके कोई दोस्त हों जिनके बारे में आपको लगता है अरे सोच के बोला करे यार, बट इट डज नॉट मैटर, क्योंकि उनके पास जो राइट है वो एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19(1)(a) उन्हें प्रोवाइड करता है, और उसके तहत उनके पास फ्रीडम है स्पीच का और एक्सप्रेशन का। ये फ्रीडम रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन सिर्फ 19(2) में जो दिए गए हैं वही वाले हैं, इसके अलावा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं किए जा सकते हैं। बट अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोई प्राइवेट पर्सन रोक रहा है तो फिर उसको रोकने के लिए भी, उसके अगेंस्ट भी आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए मुझे कि अगर मान लीजिए आप किसी कॉलेज में बैठे हैं या फिर किसी स्कूल में बैठे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, और वहां पर जो टीचर्स हैं, वहां पर जो अथॉरिटीज हैं, वो आपको कहें आप शांत रहेंगे, you cannot speak unless and until you are asked to, right? You have to maintain silence and discipline. क्या ये एक रेस्ट्रिक्शन है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर? क्या इसके विरुद्ध आप कोर्ट में जा सकते हैं? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।